हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। ठीक है, जिसमें आपके जो मेल जो रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं N16 और जो फीमेल रहते हैं डिप्लॉइड 2N32। ओके, आगे बढ़ते। इफ़ HFR E. coli strain is crossed with F strain, F negative strain, what would be the possible recombinant expected to be obtained? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? HFR में क्या होगा? बैक्टीरियल सेल के साथ क्या होगा? बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या होगा? F प्लाज्मिड इंटीग्रेट रहता है और ये F नेगेटिव, ठीक है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है। आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो F प्लाज्मिड क्या होगा? यहाँ से यहाँ मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे F प्लाज्मिड है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो आपको रेयरली क्या मिलेंगे? F प्लस E. coli स्ट्रेन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट F2 रेशो फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ओके, तो इसमें आपको क्या लेना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए रेड कलर, वाइट कलर फ्लावर, ठीक है, पेरेंट 1 डिनोटेड बाय कैपिटल आर, वाइट कलर फ्लावर, स्मॉल आर डिनोटेड बाय P2। ओके, क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिलेगा? F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, पिंक कलर फ्लावर। नेक्स्ट क्या करेंगे? ऑन सेल्फिंग कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो सेल्फिंग करने पे आपको क्या मिलेगा? F2 रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रेसेसिव और एक हेट्रोजाइगस, ठीक है। जब भी हम हेट्रोजाइगस को सेल्फिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक डोमिनेंट मिलता है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट मिलता है, एक होमोजाइगस रेसेसिव मिलता है, एक हेट्रोजाइगस मिलता है, ठीक है। तो ये राइट को कोड करता है, ठीक है, 1 2 1, ठीक है। तो रेड पिंक वाइट, तो ये तो आपने करके देखा ही होगा। देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, देख लो, कैपिटल आर, ठीक हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ओके। तो आपको क्या मिल रहा है? दो तो क्या मिल रहे हैं? एक तो क्या मिल रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल आर, एक मिल रहा है होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल आर, और दो आपको क्या मिल रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 1:2:1, रेड पिंक वाइट, 1:2:1 आपको मिलेगा। दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ग्रुप एमनियोटा इन एनिमल किंगडम? मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर इज कॉज्ड बाय arbovirus. Mosquitoes are the vector for this virus, ठीक है। मॉस्किटो क्या करते हैं? कैरी करते हैं इस वायरस को, मॉस्किटो के जरिए आपको ये येलो फीवर होता है, ठीक है। मॉस्किटो इसका क्या है? वेक्टर है आर्बोवायरस का। ये क्या कॉज करते हैं? येलो फीवर, ओके। Which of the following is the characteristic feature of phylum Cnidaria? They are readily symmetrical and diploblastic animals. Okay.
निडेरिया का, तो हमने देखा निडेरिया फाइलम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एनेलिडा वुचेरिया, ओके। नेक्स्ट, which one of the following is the major cause of loss in number of migratory birds? Loss in number of migratory birds, ठीक है, that is loss of habitat, ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट। जब हैबिटेट नहीं मिलेगा तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई और हैबिटेट उनको नहीं मिल रहा है, सूटेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, उसी ही कम्युनिटी में रहेंगे जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं, ठीक है। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर हमें कहीं सूटेबल कंडीशन मिल रही है तो हम जाएंगे, अगर सूटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वहाँ पे कोई भी जना माइग्रेट क्यों करेगा। तो वैसे ही बर्ड्स के केस में, ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? ऑल ऑफ दिस: habitat loss, over harvesting, introduce species. Which among the following is are the major threat to biodiversity? ठीक है, तो मेजर थ्रेट क्या है? ये है हैबिटेट लॉस, ओवर हार्वेस्टिंग एंड इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज। इसकी वजह से क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटीज कॉज हो रही है, ठीक है। गिवन इमेज शोज डिफरेंट patterns of dispersion. Refer to mode of distribution of organisms within a population. ओके, तो ये वाला क्या है? इसमें देखो क्लम्प टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बना हुआ है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें भी क्लम्प बने हैं, लेकिन जैसे इसमें शार्प क्लम्प है वैसे इसमें शार्प नहीं है, तो ठीक है। अच्छा, इसका नाम होता है क्लम्प्ड, ठीक है। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इन दोनों बाकियों का नेम आपको पता है? आप मुझे बताना, ठीक है, ठीक है। बाकियों के नेम आप मुझे बताना, इन दोनों के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 3 डिस्पर्सल जो पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिए गए हैं। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द रैंडम डिस्पर्शन? रैंडम डिस्पर्शन का पूछ रहा है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। इसमें क्लम्प बने हुए हैं, इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या है? रैंडम डिस्पर्शन का पैटर्न है, ठीक है। तो थर्ड वन इज राइट। Which one of the following is an example of an ex situ conservation strategy? That is seed bank. Ex situ conservation में क्या होता है कि कहीं पे आप कोई एरिया लेके किसी प्लांट्स को, एनिमल्स को या सीड्स को आप क्या करते हो? प्रिजर्व करते हो। तो ex situ conservation strategy, that is seed bank, ओके। और इन सीटू क्या होता है? जैसे कुछ एनिमल्स हैं, एक हैबिटेट में रहते हैं, आपने उसी को ही बाउंड्री करके अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा हैबिटेट क्रिएट करते हो कि वहाँ पे वो एनिमल ग्रो कर पाए या वो प्लांट्स ग्रो कर पाए, ठीक है। आप क्रिएट करते हो चीज़ों को, आप ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट देते हो कि वो एनिमल वहाँ पे इजीली उनका फूड, उनका जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा मिल जाए। तो इसके लिए जो टर्म आता है वो क्या होता है? जब आप क्रिएट करते हो, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो किसी भी एनिमल और फ्लावर्स के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स सीटू
एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इन सीटू होता है जैसे आपका कोई फॉरेस्ट प्लेस है, फॉरेस्ट है पहले से ही और वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, आपने उसी को ही क्या करा, प्रोटेक्ट कर लिया, बाउंड्री वॉल दी, अच्छे से आपने उसको मेंटेन किया, तो वो क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा? फोर्थ वन इज करेक्ट, हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी का। ठीक है, तो जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन, ठीक है, तो सक्सेशन 3 टाइप्स का होता है, पायोनियर, सीरियल एंड क्लाइमेक्स। तो इस क्लाइमेक्स का पूछा गया है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिट 10 को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, सक्सेशन पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सक्सेशन किस किस को पता है ये बताना, सक्सेशन का मतलब किस किस को पता है? जैसे कोई फ्लड आया या कोई बहुत मतलब जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, उनमें क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है डिस्ट्रॉय हो गया, या पूरा का पूरा जो आपके फार्म है या खेत हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो अब दोबारा से क्या हो गया है, या अर्थक्वेक आया है, कुछ भी ऐसी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हुई हैं वो हुई हैं, तो अब दोबारा से क्या होना है कि उस मिट्टी में चीज़ें क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही है, केमिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं साथ में, फिर क्या हो रहा है, वो कोई ना कोई ग्रास, वीड, ये सब ग्रो कर रही हैं, फिर धीरे धीरे बड़े प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर बड़े जो ट्री हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो इसको बोलते सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन और ज़्यादा क्लियर आपको करना है। ठीक है, अपने इसको क्लियर करके रखना, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, PYQs में जो आपके टॉपिक आते हैं आप उसको डीपली पढ़ा करो। ठीक है, आपको पूछा है सक्सेशनल, अब सीरियल में और जो पायोनियर है उसमें क्या क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको MCQs में एक टॉपिक के बारे में पूछा गया है ना, तो आप बाकी के जो टॉपिक हैं उनको भी डीप क्लियर किया करो, क्योंकि जब अगर एक टॉपिक से आपके एक सब टॉपिक के बारे में अभी पूछा गया है, तो हो सकता है मे बी कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें उसके दूसरे वाले MCQ में जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, बाकी उन तीनों में से कुछ पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना ही मतलब समझदारी नहीं है, आप समझदारी से थोड़ा काम लेंगे तो ऐसे होगा कि PYQs करो और एक आपका आंसर हुआ वो आपने पढ़ा, अच्छे से टिक किया, और बाकी जो PYQs के जो 3 आपके MCQs के क्वेश्चन हैं, टॉपिक है, उनको आप क्या करो, डीपली तैयार कर लो, बिल्कुल डीपली, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, inverted pyramid produced by host parasite system such can observe in which of the following? ठीक है, pyramid of number and pyramid of biomass but never energy। एनर्जी का क्या होता है? यस, जो एनर्जी का पिरामिड होता है आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, इस तरीके से। और जो नंबर और बायोमास का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड, यस, लाइक दिस। ठीक है, यस, तो इन्वर्टेड पिरामिड किस किस का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, पर एनर्जी का पिरामिड कौन सा है, ये है।
नंबर और बायोमास का पिरामिड कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, और क्लियर? क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे लोअर वाले की। ठीक है, लोअर वाले की, और लोअर में क्या होता है? हर्बीवोर होता है, बाकी ऊपर को आपके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एज पर द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू स्पीसीज कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द सेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नीचे। ठीक है, स्पीसीज 1 का ग्राफ दिया गया है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, स्पीसीज 2 का ग्राफ दिया गया है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया गया है ना, तो कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? कोई दो लोग होंगे तभी उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे होता है इसमें क्या होता है? दो तरीके की स्पीसीज होती हैं। ठीक है, एक की ग्रोथ तो स्ट्रेट हो रही है और दूसरे की ग्रोथ क्या हो रही है? पहले वाले की प्रेजेंस की वजह से दूसरे की ग्रोथ क्या हो जा रही है? डाउन हो जा रही है। ठीक है, तो नीचे में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ग्राफ है। ठीक है, टू स्पीसीज कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द सेम। जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है वैसे सेकंड स्पीसीज की ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चलता है, फूड के लिए, चाहे नीचे के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो एक की ग्रोथ तो प्रॉपर होगी और एक की ग्रोथ क्या होगी? डाउन हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ को समझ लेंगे। टाइप 1 क्या होता है? ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, ह्यूमंस का। ठीक है, एग्जाम्पल इज ह्यूमंस में क्या है? पहले आप यंग हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, बूढ़े हो जा रहे हैं। ठीक है, ओल्ड एज में आ जा रहे हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में बर्ड्स का है। ठीक है, इक्वल रहता है, ऐसे नहीं, ऐसे ग्रो करेंगे धीरे धीरे डाउन। ठीक है, और जो प्लांट्स का रहता है, प्लांट्स का क्या रहता है? देखो, पहले हाई रहेगा, इनका भी धीरे धीरे क्या होता है? ओल्ड हो रहे फिर डिक्लाइन। तो इसको याद रखना, ये क्या है? टाइप 1 स्ट्रेट वाला, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है? द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी और डेथ रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व है और जनरली किसके केस में होता है? बर्ड्स के केस में। ठीक है, नाइट्रोजन बीइंग द मेजर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, what could be the major reason of the nitrogen accumulation in groundwater? That is excessive use of nitrogen fertilizer. ठीक है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एंड हाइड्रस अमोनिया। ठीक है, ये कुछ क्या है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के नेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैश आर सीक्वेंसेस दैट एरोज बिकॉज ऑफ स्पीशिएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, the atribuline genes in different species. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोलोगस। ओके, ठीक है, ऑर्थोलोगस की डेफिनेशन देख लेंगे। ऑर्थोलोगस मीन्स क्या होता है? ऑर्थोलोगस आर जीन्स दैट आर रिलेटेड बाय वर्टिकल डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर and encode proteins with the same function in different species। जो आपको पीछे पूछा गया है क्वेश्चंस में। ऑर्थोलोगस की क्या है? ये डेफिनेशन है। ठीक है, ऑर्थोलोगस की ये डेफिनेशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा
कि बाकी जो क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ के बाकी जो टॉपिक्स थे उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन राइट डाउन किया हुआ है, अगर लिखा हुआ है। अगर आपको भी इस तरीके से अगर हैबिट बन गई तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें लिखा था पैरालोगस, होमोलोगस, ठीक है, डेंड्रोलॉजी, तो ये सब क्या थे, इसके साथ ही मिलते जुलते इसके टॉपिक्स थे जो मैंने क्या कहते हैं सर्च करके लिखा हुआ है। पैरालोगस में देखेंगे, पैरालोगस देखो जैसे ऑर्थोलोगस है, पैरालोगस क्या होता है, पैरालोग्स आर होमोलोगस genes that have evolved by duplication and code for protein with similar but not identical function, ठीक है। वैसे ही होमोलोगस आपने जेनेटिक्स में बहुत सुना होगा। अ होमोलोगस जीन और होमोलोग इज अ जीन इनहेरिटेड इन टू स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, while homologous genes can be similar in sequence. Similar sequences are not necessarily homolog, ठीक है। सिमिलर सीक्वेंसेस जरूरी नहीं है कि होमोलोग हों, ठीक है, बट होमोलोगस जीन्स कैन बी सिमिलर इन सीक्वेंस, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। और आपको समझ में आता है, ठीक है, क्लास में सब कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो वो टॉपिक या आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि भाई आपका जो टॉपिक है या कोई भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, मैम हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, या इस वीडियो में जो या जो ये क्लास चल रही है इसमें हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैम आप इसको फिर से दोबारा से आप क्लियर कर दीजिएगा, या ये टॉपिक को आप दोबारा से समझा दीजिए और डिटेल में समझा दीजिए। आई एम रेडी फॉर डैट, ओके। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्विक रिवीजन में आपके क्लियर हो जाए, ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ओके। आगे बढ़ते चलो, बाय, टेक केयर।